Good morning, students. Today we are going to start our second part of the isomerism, that is the stereoisomerism. मैंने कल आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया था, फ्लो चार्ट भी बनवा दिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट मैंने बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और पहली बात हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयव। फिर दोबारा से हिंदी वाले बच्चों से बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो अलग से आप हिंदी लिखें। एक एक स्ट्रक्चर मैं बनाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा। उम्मीद है कल का लेक्चर आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसलिए सिर्फ बेटा ध्यान से मेरे साथ देखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आता जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग नंबर फर्स्ट जो पार्ट देखने जा रहे हैं, या उसका नाम है complexes having coordination number is equal to 4। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना मैंने सिखाया था आप लोगों को। समन्वय अंक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक पार्ट है sp3 टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी कहते हैं इसे। और दूसरा पार्ट dsp2, इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेन, वर्ग समतली। चतुष्फलकी और वर्ग समतली। ठीक है। नोट नंबर 1 ध्यान से देखिए। नोट नंबर 1, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not show GI। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती ही नहीं, बिकॉज all the ligands are at same position। चारों के चारों लिगेंड एक ही पोजीशन पर, सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई। चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि सारे लिगेंड्स की पोजीशन सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। तो इसका मतलब अब तो हमारे पास एक ही बचे, वो बचे स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीआई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस।
अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें नंबर पहला पार्ट में लिख सकता हूं MA4। बेटा MA4 में चारों के चारों लिगेंड ए हैं, इसलिए ए मतलब मोनोडेंटेट। ये ध्यान रखना, यहां पर ए जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर रहा हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड। एक दंतु। तो अगर मेटल के साथ चारों ए लगे हुए होंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ए ए ए ए, तो इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट कर लोगे भाई? कौन सा सिस, कौन सा ट्रांस? तो इस केस में जीआई नहीं पाई जाए। नंबर दूसरा, MA3B, ए और बी दोनों ही मोनोडेंटेट। तो मैं यहां लिख लेता हूं MA3B। तीन जगह तो ए लगाया और एक जगह बी लगाया। अब इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, बना के देख लीजिए। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। जीआई इस केस में भी पॉसिबल नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म न तो A4 में पॉसिबल है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ना ही A3B में पॉसिबल है। ये दोनों ही केसेस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए हैं, इनमें ज्यामिति समावयवता नहीं। अच्छा, और केसेस, बहुत सारे केसेस, एक एक करके देखते जाइए। तीसरा केस, तीसरा केस है MA2B2। ए और बी मैं पहले बता चुका हूं, मोनोडेंटेट लिगेंड लगे। इसमें जीआई होगी, ज्यामिति समावयवता होगी, इसमें जीआई होगा। कैसे? ये एम है मेरे बच्चे, इस तरीके से बना लो। अगर ए और ए के बीच 90 डिग्री का एंगल, बी और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, आपको मालूम है स्क्वायर के डायगोनल आपस में 90 हो। थोड़ा मैथमेटिक्स समझिए, स्क्वायर प्लेनर है तो ये दोनों, ये तो डायगोनल्स, तो ये दोनों बी किस में 90 डिग्री पर। तो इस फॉर्म को हम लोग सिस फॉर्म कहते हैं। और अगर 180 डिग्री सेम ग्रुप लगे, ए ए 180 डिग्री हो गई, बी बी 180 डिग्री हो गई, तो ये कौन सा टाइप होगा? दिस इज द ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म, इसमें जीआई पाई जा रही है और इसके ये दो समावयवी, दो स्ट्रक्चर्स, दो आइसोमर्स पॉसिबल। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4, MA2BC, इसमें भी जीआई पॉसिबल। कैसे? बना के दिखाता हूं बच्चों। एम ए 90 है, BC यहां लगा दो मेरे बेटे। जो सेम ग्रुप है उनको देखो, सेम ग्रुप 90 डिग्री है, तो ये बेटा सिस फॉर्म।
ए ए सेम ग्रुप 180 डिग्री है, बी सी यहां लगा दीजिए मेरे बच्चे। इसके भी ये दो पॉसिबल हो जाएगा, सिस फॉर एंड ट्रांस। तो M(A2B2) स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समरूपता होगी M(A2BC), इसमें भी। एग्जाम्पल नंबर 5, M(A)B(C)D चारों अलग अलग लिगेंड। क्या इसमें भी जीआई होगी? बिल्कुल, इसमें भी जीआई होगी। कैसे? इसके बेटा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का तरीका सिखा रहा हूं, सीखिए। किसी एक को फिक्स कर लो, लेट अस कंसीडर मैंने ए को फिक्स कर लो, उसके 180 डिग्री एक एक ग्रुप लगाते जाओ। मैंने पहले लगाया बी, तो सी डी यहां लगा दो, एक आइसोमर ये बन गया। अच्छा, फिर एम, मैंने कहा था किसी एक को फिक्स कर लेंगे, मैंने ए को फिक्स कर रखा। इसके डायगोनल पहली बार मैंने बी लगाया था, अब इसके डायगोनल में सी लगाऊंगा, तो यहां लगा दो बी और यहां लगा दो डी। एक ये इसका आइसोमर बन गया। एंड एम ए डी लगा देता हूं 180 डिग्री पर, तो यहां बी आ जाएगा और यहां सी आ जाएगा। और कोई बना के देख लीजिए, इससे ज्यादा आइसोमर नहीं बन सकते। तो अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और उसका फार्मूला M(A)B(C)D है, 4 अलग अलग लिगेंड लगे हुए, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया है बेटे, ध्यान रखो, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 3। 3 ज्यामितीय समावयवी उसमें बन जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब बाइडेंटेट की बात कर लेता हूं। कहां तक हो गए थे? एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल मैं कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं M(A)A होल ट्वाइस। AA जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, द्विदंतुक है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब सम्मित है। AA सिमेट्रिकल बाइडेंट, द्विदंतुक है और सम्मित। चलिए बात करते हैं M। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं EN, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं EN, इथाइलिन डाइमीन। फॉर्मूला आपको मालूम है, NH2 CH2 CH2 NH2। लगाओ बेटा, ये NH2 और इससे 2 CH2 और दोबारा NH2। इसी तरीके से ये NH2 और इससे 2 CH2 और ये दोबारा NH2। बेटा इसके अलावा और कोई बन सकता है? नहीं बन सकता। जब इसके अलावा और कोई बन ही नहीं सकता, तो क्या इसमें जीआई पाई जाएगी? नहीं, इसमें जीआई नहीं पाई जाएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं बेटा, जगह नहीं। 7 मैं ले लेता हूं M(A)B होल ट्वाइस, और AB में एक अनसिमेट्रिकल है ये,
बाइडेंटेट है बेटा, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। एग्जाम्पल बताऊं, GLY ग्लिसनेटो, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। क्या फार्मूला होता है? NH2 CH2 COO नेगेटिव। चलिए जरा कोई बनाइए बेटे, मेटल के साथ ग्लिसनेटो लगाइए। एक बन जाएगा O नेगेटिव CO CH2 NH2, O नेगेटिव CO CH2 NH2। जरा ध्यान दीजिए, इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसके दोनों O नेगेटिव आमने सामने। अच्छा, इसका कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। M ले लेते हैं, इसको तो इसी तरह लगा रहने दो, O नेगेटिव CO CH2 NH2। इसको उल्टा कर दो, यहाँ NH2 ले आओ, CH2 ले आओ, CO और O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं, एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट हैं, तो क्या कहा जाएगा? ट्रांस। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहा जाएगा? देखो N 180 डिग्री, OO 180 डिग्री, यहां पर OO 90 डिग्री, तो ये वाला क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म। और ये वाला क्या कहलाएगा बच्चे? ट्रांसफॉर्म। तो क्या यहां GI पाई गई? जी हाँ, इसमें इस केस में GI प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बात बता दी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूं बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। GI इन octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहला, अब अपने आप समझ लेंगे, Ma6। अब सारे ए हैं तो GI कहां से पाई जाएगी? ए मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसमें GI नहीं पाई जाएगी। दूसरा, Ma5B एक ही डिफरेंट है तो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, इसमें भी GI नहीं पाई जाएगी। अच्छा, तीसरा, तीसरा मैं यहां ले लेता हूं, Ma4B2, क्या इसमें GI पाई जाएगी? 100% इसमें GI पाई जाएगी। जरा ध्यान दो, दो स्ट्रक्चर बनेंगे, Ma4B2। अगर B और B एक दूसरे के 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? पहला स्क्वायर प्लेन और ये दो पिरामिड 90 डिग्री लगे हुए हैं, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो ये एबव द प्लेन जो लगाए हुए हर एक से 90 है, तो B जब B के साथ 90 डिग्री पर आ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे सिस फॉर्म। और दूसरा कौन सा बनेगा?
ए ए ए ए और बी बी के साथ 180 डिग्री पर आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। MA4B2 ये बेटा GI शो कर रहा है और इसे हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कहेंगे और इसके इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पर सिस फॉर्म कहेंगे। यहाँ GI हो रही। अच्छा, नंबर 4, ए वेरी इंपॉर्टेंट MA3B3। क्या इसमें GI पाई जाएगी? 100% इसमें GI पाई जाएगी और इसमें GI के 2 आइसोमर होंगे। एक आइसोमर का नाम होगा फेसियल और एक आइसोमर का नाम होगा मेरिडियोनल। फेसियल को छोटे में फैक कहा जाता है और मेरिडियनल को छोटे में मर कहा जाता है। तो इट हैज 2 आइसोमर, इसके 2 आइसोमर। बेटा इसकी कोई हिंदी नहीं है, फेसियल को फेसियल ही कहा जाता है, मेरिडियोनल को मेरिडियोनल ही कहा जाता है। फेसियल और मेरिडियोनल क्यों कहा जाएगा ये मैं आपको नीचे समझा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश की। ये मेटल है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए। ए ए ए बी बी बी, जरा ध्यान दीजिए। क्या ये ऑक्टाहेड्रल बन गया? जी हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। अच्छा, मर का कब कहा जाएगा बताता हूँ, 2 मिनट धैर्य रखिए। मैं इसको अलग कलर से आपको समझाऊंगा कि क्यों मेरिडियन कहा जा रहा है और क्यों फेसियल कहा जा रहा है। इसमें बी 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 ए ए ए, ये मेरिडियन। बेटा क्यों कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको सिखा, सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा, इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है इस तरीके से। एक फेस ये और इस तरीके से एक फेस ये, एक फेस पर ए प्रेजेंट है और एक फेस पर बी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? फेसियल। मेरे हिसाब से प्यारा स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आ गया हो। मेरिडियोनल क्यों कहा गया? क्योंकि 180 डिग्री पर बी बी प्रेजेंट। तो आप कहोगे सर ए, बेटा ए भी 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। ध्यान, ये वाला जो ए है ये भी 180 डिग्री पे प्रेजेंट है और ये वाला बी भी 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। मेरिडियन मतलब बीचों बीच, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? मेरिडियोनल। तो ये तो फेसियल है जिसमें एक फेस पर सारे ए हैं, एक फेस पर सारे बी हैं। और मेरिडियोनल में ए और बी दोनों एक दूसरे से 180, मतलब बी भी 180 डिग्री है और ए भी 180 डिग्री है। तो इनको क्या कहा गया बेटा? मेरिडियोनल, बीचों बीच। चलिए, तो ध्यान रखिएगा MA3B3 इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, M A होल थ्राइस। और यहां पर जो ए है
ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अब इस सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड की बात कर लेते हैं। एम बेटा ए की जगह मैं जो है ईएन ले लूं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ईएन इथाइलिन डाइएन ऐसे लिख देता हूँ। एक ईएन यहां लगा हुआ है, दोनों नाइट्रोजन। एक ईएन यहां लगा है, दोनों नाइट्रोजन। और एक ईएन यहां लगा है, ये दोनों नाइट्रोजन। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये ऑक्टाहेड्रल बन गया? बिल्कुल बन गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या इसमें जीआई पाई जाएगी? नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी स्ट्रक्चर इसका बनना पॉसिबल नहीं। इसलिए एम ए होल थ्राइस में कोई जीआई नहीं पाई जाएगी। अच्छा, और ले लेते हैं एक आध। बेटा एनसीईआरटी में तो काफी कम एग्जांपल्स दिए गए, 2-4 ही दिए गए। जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी ज्यादा। तो ये मत समझना कि ये एनसीईआरटी से बाहर है, ये सब एनसीईआरटी के अंदर ही है, लेकिन उसने 2-3 एग्जाम्पल दे के ही अपना काम कर लिया है। आपको समझाने के लिए हम लोगों को कई सारे एग्जाम्पल्स बताने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स आए। मैं कहता हूं एम ए होल ट्वाइस B2। जरा बनाइए। एम ए होल ट्वाइस B2। यहां पर ए होल ट्वाइस में मैं EN ले लेता हूं। मैं ए को क्या मान के चल रहा हूं? EN इथाइलिन डाइएन। यहां पर एक EN लगा दिया और यहां पर एक EN लगा दिया और यहां पर मैंने BP लगा दिया। इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स बनाया, ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक बार EN यहां लगा दिया, इथाइलिन डाइमीन। एक बार EN यहां लगा दिया और ये BP लगा दिया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन चुका है आपके सामने, देखिए जरा ध्यान से। ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। ये 90 डिग्री पर है तो ये सिस फॉर्म। यहां जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ BB 180 डिग्री पर है, ये बेटा ट्रांसफर। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या इसमें जीआई पॉसिबल है? वेरी गुड, यस, इसमें जीआई पॉसिबल। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बना के देख सकते हैं और उस स्ट्रक्चर के को देखने के बाद हम ये बता सकते हैं कि इनमें जीआई पॉसिबल होगी या इनमें जीआई पॉसिबल नहीं। मेरे हिसाब से अब आप स्ट्रक्चर्स अगर बनाएं तो आपको स्ट्रक्चर बना के मालूम हो जाएगा। कोई भी स्ट्रक्चर में और भी, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें जीआई पॉसिबल होगी या नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, देखिए।
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग complex will show GI? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा, GI शो करेगा? नंबर पहला Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। नंबर दूसरा NiCO होल 4। नंबर तीसरा PtCl4 और इस पर 2 नेगेटिव। नंबर चौथा PtNH3 होल 4 ClBr SO4। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स GI शो करेगा। ये मैंने 4 आपके लिए लिख दी। अगर मैं पहला वाला देखूं तो मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा बच्चों, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। अगर मैं पहला वाला देखूं तो ये कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टाहेड्रल है और ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स। आपको मालूम है कि MA6 GI नहीं शो करता। और अगर मैं NiCO होल 4 की अगर मैं बात करूं तो NiCO होल 4 में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 3D8 4s2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CO की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर अप कर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आ जाए। और अब यहां पे बच जाएगा एक S और CO 4 लगे तो ये आ जाए। अब इस पर कोई चार्ज तो लगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने निकाले भी नहीं। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने पेयरिंग और करा था। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा, sp3। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स sp3 है और टेट्राहेड्रल है तो उसमें GI नहीं। अच्छा, PtCl होल 4 2 पॉजिटिव, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम, चारों क्लोरीन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, DsP2 आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल जाएंगे क्योंकि प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 आ जाएगा और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन शर्त है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में MA4 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस GI शो नहीं करते, क्योंकि चारों A लगे। वैसे तो चारों इसमें भी लगे थे सेम, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि सर चारों सेम लगे तो GI नहीं होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना अच्छा लगा कि sp3, ये चीज ध्यान रखना, हो सकता है चारों सेम न लगे हों, चारों डिफरेंट लगे हों, लेकिन कॉम्प्लेक्स sp3, अगर चारों डिफरेंट लगे और कॉम्प्लेक्स sp3 है तो क्या वो GI शो करेगा? कॉम्प्लेक्स अगर sp3 है तो वो GI शो नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में GI नहीं। डी, PtNH3 होल 4 ClBr SO4। अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो MA4BC। अब आप कहोगे सर MA4BC टाइप तो आपने कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने MA4B2 तो बताया। ठीक उसी बेसिस पे बना ले। देखो बनाते PTNS3 होल 4 ClBr। बनाइए। कॉम्प्लेक्स का टाइप है MA4BC, ये टाइप है कॉम्प्लेक्स। और वो कहना चाहता है क्या ये GI शो करेगा? GI तो 100% शो करेगा। कैसे? आपका कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, PTNH3 होल 4 ClBr SO4। अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो जरा ध्यान से देखिए, चारों NH3 एक जगह लगा दो। बेटा मैंने M बना दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैं भी चेंज कर देता हूं। और यहाँ पे Cl और यहाँ पे ये सिस फॉर्म हो जाएगा, दोनों अमोनिया 90। मैं इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर निकाल के आपको दिखा, ये देखो ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो दोनों अमोनिया 90 है, तो उस केस में ये सिस फॉर्म हो जाएगा। बस इस मेटल को मैं यहां से हटा के इसकी जगह प्लेटिनम लगा देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा कि सर मेटल क्यों लगाया। प्लेटिनम इज ए मेटल। बेटे बना के देखने पड़ेंगे। आप लोग को मैंने बनाने का तरीका सिखा दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए, आप लोग घर पे बैठ के बनाइए। ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, और ये Cl और ये Br। दोनों NH3 एक दूसरे के सेम ग्रुप्स 180 डिग्री। एक ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है बन गया। अब यहां पर बेटे देखो, बनाने के जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपको पता लगता चला जाएगा कि आपने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो कहीं पिछले वाले कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं। देखो एक और बना के दिखाता हूं, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, आप देखते जाओ। जितने भी केसेस हो सकते हैं मैं एक एक बना रहा हूं। यहाँ NH3, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ NH3, यहाँ NH3 और यहाँ NH3। एक कॉम्प्लेक्स ये भी बन सकता है। अब बात यह है कि अब ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके तीन फॉर्म पॉसिबल है? नहीं, इसके दो ही फॉर्म पॉसिबल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर मैं हाइलाइटर यूज करूंगा, ध्यान दीजिए। लेट अस टेक ए हाइलाइटर। इस Cl और इस Br को जरा ध्यान से देखिए, ये इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है। और इस Cl और इस Br के बीच में ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल होता है, सारे के सारे एक ही जैसे होते हैं। ध्यान से देखें,
कैसा एंगल बन 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भी क्या है, ये आइडेंटिकल। मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, और तो ऐसी गलती मत। अब मैं बताने जा रहा, ये वाला जो फॉर्म पर, ये फॉर्म कौन सा है, ट्रांस। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर बेटे आप बना के देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है बने हुए आपको दिखाई दे जाए। और भी एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं बेटे, और जितने आप बनाओगे उतना आपको ज्यादा वो मिल जाएगा एग्जांपल्स का। मैं आप लोगों को अब जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ ले चलूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप बना के देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, डाउट भेजिए। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स आप बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटीज बहुत सारी आपको ऊपर देखी, मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको निकाल 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 के समझाई। टाइप्स, तरीके मैंने सारे समझाए। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जा सके। कोशिश मैंने पूरी की है आप लोगों को कि जितने ज्यादा हो जाएं उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको समझा सकूं। लेकिन अगर बेटे आप खुद नहीं बनाए तो समझने में दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए जितने मैंने बनाए हैं वो तो एक दो बार अपनी कॉपी पे बनाए, और उसके बाद खुद भी क्वेश्चंस को लेके उनके स्ट्रक्चर्स पर। लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिकल आइसो। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं, OI। Now we are talking about optical isomers. हाँ चलो, उसका आंसर शायद मैंने नहीं आपको बताया, तो इसका आंसर जो है, द आंसर विल बी डी। हिंदी में कहते हैं प्रकाशक। पहली बात, कंपाउंड must not contain POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड में POS नहीं पाई। अगर कंपाउंड में POS पाई जाएगी तो स्मॉल डी और स्मॉल एल का होना पॉसिबल नहीं। हम स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके बारे में मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा। स्मॉल डी जो प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, और स्मॉल एल जो प्लेन पोलर लाइट के प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड में POS प्रेजेंट नहीं। और दूसरी बात कि those which are
नॉन सुपर imposable mirror images of each other are known as enantiomers। जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें प्रतिबिंब समाधि भी कहा जाए। इस पॉइंट को मैं नीचे हिंदी में लिख के दे रहा हूं जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये लिखवा चुका हूं मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी देखिए। वे यौगिक जो एक दूसरे के हिंदी थोड़ी सी सही करो। वे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते प्रतिबिंब समाधि भी कहते कहलाते। थोड़ी सी बात मेरी सुनिए बच्चों। बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम बता तो उसी तरीके से रहे हैं जैसे हम ऑर्गेनिक में बताते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनिक के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे काम नहीं करते और वैज्ञानिक प्रैक्टिकल अप्रोच पर विश्वास रखता है। वो ये कहता है कि हमको भाई मिलना चाहिए या मिला, ये दो अलग अलग बात है। अगर यौगिक हमको मिला तो ही हम उसको आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा होता, लेकिन अगर यौगिक हमको नेचुरली मिला नहीं या हमने प्रैक्टिकली बनाया नहीं, तो अगर फॉर्म नहीं हो रहा, चाहे उसे मैनमेड तरीके से फॉर्म किया जाए चाहे वो नेचुरल तरीके से हमको मिले, अगर फॉर्म नहीं हो रहा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम यही कह सकते हैं कि होना तो चाहिए लेकिन आज तक हमको प्राप्त नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू की बातें करने लगे। हाँ बेटे, समस्या है रसायन विज्ञान की। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच पर भरोसा रखते, प्रैक्टिकली हमको मिला या नहीं मिला। जैसे एग्जाम्पल देखते जाओ। पहला केस नंबर 1, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसमें अगर टाइप में MA4 लू तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं MABCD लू और टेट्राहेड्रल तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं मे बी, पॉसिबल है, बट
yet not know होना चाहिए भाई। कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड को, मना नहीं कर रहे। कोई जबरदस्ती हमसे कहे क्या MABCD ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमको यस करना पड़ेगा। लेकिन क्या आज तक आपको मिला है ऐसा कोई कंपाउंड? नहीं भैया, आज तक हमको ऐसा कोई कंपाउंड नहीं। मैं डायरेक्ट एक लाइन लिख सकता था NCERT की कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही वैलिडेट करती है, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ चीजें समझाना अच्छा समझा आप लोगों को। क्योंकि बेटे थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है उसकी तरफ जाओ। अगर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की तरफ नहीं जाओगे तो फिर बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये समझिए कि हम आपको जो भी बोर्ड पे बना के दिखा रहे हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली हम उनको बना चुके हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अगर प्रैक्टिकली आइसोलेट न कर पाए किसी मॉलिक्यूल को तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम आप लोगों को बना के दिखाएं कि भैया ऐसा भी कंपाउंड होता है। ऐसा भी कंपाउंड होता है। अगर मैं बोर्ड पे खड़ा होकर ये कह रहा हूं, हम जितने भी केमिस्ट हैं अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब है द कंपाउंड इज आइसोलेटेड बाय एनी ऑफ द साइंटिस्ट। इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कंपाउंड आइसोलेट हो चुका है। इसलिए बेटे मजबूरी है हमारी कि हमको आज तक कोई कंपाउंड नहीं मिला। आगे और कोई वैज्ञानिक आए, आप लोगों में से कोई बड़ा होके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छा काम करे और इस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को आइसोलेट करे तो हो सकता है हो। सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन हमको नहीं मिला इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर सेकंड, इस सॉरी थोड़ा सा पेन चेंज करूंगा। दूसरा नंबर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट क्या, इसमें कोई फर्स्ट फर्स्ट नहीं, इसमें डायरेक्ट ही लिखो, क्योंकि बार बार वहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैंने बता दिया कि हमको नहीं मिला तो नहीं, इसमें तो डायरेक्ट लिख लीजिए। नो OI, OI नहीं, क्योंकि इन सब में POS पाई जाती है अपने प्लेन। POS इज प्रेजेंट, POS इज प्रेजेंट। इसमें कहीं कोई फर्स्ट सेकंड वाली बात। नंबर थर्ड, ऑक्टाहेड कॉम्प्लेक्सेस। थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, उसकी बात मैं आपसे करूंगा भी। देखिए पहला है MA4B2 या MA4BC। इन दोनों में POS प्रेजेंट है, इसलिए OI नहीं होगी। MA4B2 बनाइए, डायगोनली इसमें POS प्रेजेंट है, सिस फॉर्म में भी, ट्रांस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, सिस फॉर्म मतलब GI तो होती है, एंड ट्रांसफॉर्म both have POS। दोनों में POS पाई जाती है। एक आध फॉर्म में आपको बना के दिखा देता हूं भाई। ट्रांस तो आपको ऐसे ही दिखाई दे जाएगा, सिस में बना के दिखा देता हूं। A A B B A A, ये सिस फॉर्म। अब आपको ऐसा लगेगा कि
इसमें कौन सी पीओएस पाई जा रही है सर? यस यस, बताता हूं, दिखाता हूं। अगर ट्रांसफॉर्म आप बनाएंगे तो पीओएस आपको दूर से ही दिखाई देगी। ए ए ए ए बी बी। ये ट्रांसफॉर्म। अगर मैं थोड़ा इसमें तो पीओएस दूर से दिखाई दे रही है कि बी बी से काट लो, आपको दो बराबर बराबर पार्ट्स मिल जाए। थोड़ा सा हाईलाइट यूज करता हूं। इसमें जरा ध्यान से देखो, यहां से और यहां से आप काट लीजिए इसको। अगर आप इस तरीके से एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, यू विल गेट द पीओएस। मैंने प्लेन पूरा बना दिया। इस तरीके से आप इसे काट लीजिए। ए ए दोनों तरफ सेम दिखाई देगा। और बेटा यहाँ ये जो येलो शेडो है, ये पीओएस दिखाई दे रही है। पीओएस प्रेजेंट है, इसमें ओआई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन, MA3B3, बोथ दो होते हैं। फैक्ट एंड मर हैव पीओएस एंड नो ओआई। इस केस में भी कोई ओआई नहीं है। नंबर थर्ड, जो एनसीईआरटी का काफी पॉपुलर है, MAA होल थ्राइस बाइडेंटेड। आपको मालूम है कि इसमें जीआई नहीं, लेकिन इसमें बेटा ओआई हो। देखो, एम ए की जगह मैं EN लगा लू। EN 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 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेन बना दीजिए बच्चों, और इसका एक मिरर इमेज बन जाए। एम EN EN, और देखिए ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या है? एनंशियोमर्स, जो एक दूसरे अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब हैं, वे आपस में प्रतिबिंब समावेशता प्रदर्शित। इस तरीके से हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स बेटा बना के देख सकते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर आपको और दे रहा हूं, चौथा। कोशिश कीजिए कि आप पॉज करके बना के देखें। MAA
होल ट्वाइस B2। मैं GI OI दोनों की बात कर लेता हूँ। तो GI भी है इसमें और OI भी है इसमें। कैसे देखिए, M AA होल ट्वाइस EN मान लेता हूँ कुछ भी, और यहां मैं B2 मान लेता हूँ। ये बेटा सिस फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल, और ये फॉर्म हमारा सिस फॉर्म। और इसका एक मिरर इमेज बन गया। इस तरीके से AA BB AA, ये एक दूसरे के मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, इसलिए। और ये खुद अपने मिरर इमेज पे भी सुपर इम्पोज नहीं करते। वास्तविकता में इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करते, और ये एनिंशियल। तो सिस फॉर्म क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली प्रकाश सक्रिय, प्रकाश सक्रिय। इसका सिस फॉर्म प्रकाश, ट्रांसफॉर्म बना के देखिए। अगर MAA होल ट्वाइस B2 और आगे लिख दूं मैं ट्रांसफॉर्म, MB2, ये B, ये B, AA AA। बेटा ध्यान से देखिए, अगर B से काट दिया जाए, ये ऐसे 20 से काट दिया जाए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, POS प्रेजेंट, तो OI नहीं होगी। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म इसका प्रकाश सक्रिय नहीं, ट्रांसफॉर्म में प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दिखाई। तो जिसमें जो है अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, जिनमें POS नहीं पाई जाती, वे कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते, और जिसमें अगर POS पाई जाएगी वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? ये बेटे आपका मैंने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको समझाया, और यहीं से आपका टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट्स मैंने आज आपको सारे बता दिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। घर बैठिए, अपना ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। कोरोना से बचना बहुत जरूरी है, घर में रहिए। टाइम बहुत अच्छा मिला है, जितना यूज कर सको यूज करो।
आप लोगों को लगातार इनोवेशन ऐप से वीडियोस मिल रही, आप उन वीडियोस को बार बार देखो, टाइम है उसका फुल यूटिलाइजेशन करो। ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन में आपकी एक बार क्लास हो गई तो आपकी छूट गई, आपको वीडियोस अवेलेबल है, बार बार देखो बेटा, जितनी बार देख सकते हो देखो, अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए और तैयारी जितनी अच्छी होनी थी उससे ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम है और आपके पास काम कोई नहीं। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी तैयारी कर सकते हैं, उतनी तैयारी कीजिए। मिलता हूं आपसे बेटे नेक्स्ट क्लास।